दोस्तों लास्ट वीडियो हमने देखा था कि लूफी यहाँ पे रेले के साथ अपनी हाकी को मास्टर करने के लिए 2 सालों के लिए ट्रेनिंग पे निकल जाता है और इस बीच उसने अपनी स्ट्रॉ हेड को उतार के रख दिया था कि जब तक वो हाकी के तीनों फॉर्म को मास्टर नहीं कर लेता वो उसको नहीं पहनेगा। तो भाई इस वीडियो में हम लोग वन पीस का फिशमैन आइलैंड सागा देखेंगे जिसमें टोटल 2 आर्क आते हैं। पहला आर्क है हमारा रिटर्न टू साबाओडी आर्क जिसमें एनिमे के एपिसोड 517 से लेके 522 तक की स्टोरी है और दूसरा आर्क आता है हमारा फिशमैन आइलैंड आर्क जो कि 523 से 574 तक चलता है और ये पूरा फिशमैन आइलैंड सागा मांगा के चैप्टर 598 से 653 तक कवर करता है। तो भाई 2 साल बीत चुके हैं और लूफी की फाइनली ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और जब दोस्तों लूफी यहाँ पे रुकिसाना आइलैंड में ट्रेनिंग कर रहा था तो इस आइलैंड में उसने काफी सारे विशाल जानवरों से दोस्ती कर ली थी और उन सभी को ट्रेनिंग में मदद करने के लिए थैंक यू बोल के वो फाइनली बोया हैंकॉक और उसकी बहनों के साथ साबाओडी की ओर निकल जाता है। दोस्तों सरप्राइजिंगली सबसे पहले साबाओडी जोरो पहुंचता है और ब्रूक यहाँ पे जो कि अब बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है अपना लास्ट कॉन्सर्ट करने वाला है। उसके बाद तो सांजी भी पहुंच जाता है और नामी एक बार में बैठ के अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है बट वहाँ पे उसको कुछ लोग अपने क्रू में ज्वाइन करने का इनविटेशन देते हैं जो कि खुद को स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बताते हैं बट उसॉप नामी को वहाँ पे बचा लेता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये फेक स्ट्रॉ हेड्स भाई कौन है। तो भाई जब 2 साल तक हमारे साथी लोग अंडरग्राउंड थे तो कुछ लोगों ने उनके नाम का फायदा उठा के खुद को ही स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बोल के दुनिया भर में नाम कमा लिया था और ये लोग साबाओडी में अपने क्रू में नए लोगों को शामिल करने के लिए ओपन ऑडिशन भी रख दिए हैं और इस फेक स्ट्रॉ हेड्स पायरेट्स का लीडर डेमोरो ब्लैक है। दोस्तों मरीन्स को ये पता चल जाता है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट इस समय साबाओडी में है। रॉबिन को ब्रूक के कॉन्सर्ट और साथ ही साथ फेक स्ट्रॉ हेड्स के रिक्रूटमेंट का पोस्टर मिलता है और दूसरी तरफ फ्रैंकी 1000 सनी के पास पहुंच जाता है बट जब वो अपनी शिप के पास पहुंचता है उसको वहाँ कूमा मिलता है जो कि उसको बोलता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। तो भाई कूमा डॉक्टर वेगापंक से पैसाफिस्टा में कन्वर्ट होने के पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है कि वो जब तक सारे स्ट्रॉ हेड्स अपनी ट्रेनिंग में 2 सालों के लिए जाते हैं वो उनकी शिप को प्रोटेक्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वेगापंक ने उसको उस हिसाब से प्रोग्राम किया था। चॉपर हमारा भोला भाला उन फेक स्ट्रॉ हेड्स को अपना असली दोस्त समझ के उनके पास पहुंच जाता है बट वो लोग चॉपर को इग्नोर करके भगा देते हैं। बट भाई इनका सामना कुछ ही देर बाद हमारे असली मंकी डी लूफी से हो जाता है जो कि उनको बिना लड़े अपनी कॉन्करस हाकी का यूज करके बेहोश करके आगे निकल जाता है। जोरो यहाँ पे जोरो एक पायरेट की शिप को बीच से काट के डिस्ट्रॉय कर देता है और सांजी उसको ढूंढ लेता है। रॉबिन भी फ्रैंकी के पास 1000 सनी में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मरीन वेस में सेंटा मारू पैसाफिस्टा और मरीन्स के साथ साबाओडी में लूफी को पकड़ने के लिए आ रहा होता है। दोस्तों फेक स्ट्रॉ हेड्स के क्रू में शामिल होने के लिए काफी सारे स्ट्रॉन्ग पायरेट्स गैदर होते हैं जिसमें से कैरीबू और कोरीबू भी होते हैं जिनकी बाउंटी 200 मिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों जब सेंटा मारू यहाँ पहुंचता है तो वो इन फेक स्ट्रॉ हेड्स की आइडेंटिटी को एक्सपोज करके इनकी यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजा देता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे भाई अपना असली लूफी पहुंच जाता है जिसकी शकल को पहचान के पैसाफिस्टा तुरंत उस पर अटैक करने के लिए जाता है बट लूफी उसको अपने एक ही मुक्के में तबाह कर देता है और दूसरा वाला जो पैसाफिस्टा रहता है उसको जोरो और सांजी आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों साथ मिलके अपने बाकी दोस्तों के पास जाते हैं बट रास्ते में लूफी को रेले दिख जाता है जिसको देख के वहाँ मौजूद सारे मरीन ऑफिसर्स की सिक्की बिक्की गोल हो जाती है। लूफी रेले को लास्ट 2 सालों में उसको ट्रेनिंग देने के लिए थैंक यू बोलता है और उसको बोलता है कि वो आगे चल के किंग ऑफ द पैरेट बनेगा। लूफी की प्रोग्रेस देख के रेले के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको वो दिन याद आता है जिस दिन उसने रॉजर के साथ अपनी पायरेट जर्नी की शुरुआत की थी। और हमको यहाँ एक चीज और पता चलती है कि जो स्ट्रॉ हेड लूफी को सैंक्स ने दी थी वो तो भाई दरअसल रॉजर की है जिसने सैंक्स को काफी पहले वो स्ट्रॉ हेड दी हुई थी। और भाई जब मरीन्स लूफी के पीछे जा रहे होते हैं तो रेले वहाँ पे आके अपनी तलवार से एक लाइन खींच देता है और मरीन्स को वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी इस लाइन को पार करके लूफी के पीछे जाने की कोशिश की तो वो उनको वहीं मार देगा। लूफी उसके साथ ही फाइनली अपनी शिप में बैठ जाते हैं तो मरीन्स की कुछ शिप उन पे हमला करती हैं जिसको हैंकॉक रोक के उनको वहां बचा लेती है। जब सांजी को ये पता चलता है कि लूफी लास्ट 2 सालों से अमेज़न लिली में हैंकॉक के साथ था तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो काफी उदास हो जाता है और स्ट्रॉ हेड्स के सभी नए दोस्त उन सभी को साबाओडी से सुरक्षित निकलने में हेल्प करते हैं और फाइनली लूफी और उसके साथी फिशमैन आइलैंड की ओर निकल जाते हैं जिसमें रेले नामी को कोटेड शिप को
नेविगेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी देता है। नामी बताती है कि अगर शिप के कोटेड बबल में बहुत सारे होल्स हो जाते हैं तो वो वहीं पे फट जाएगा और शिप उनकी वहीं पे डूब सकती है। दोस्तों जल्दी हमारे साथी ये रियलाइज करते हैं कि कैरेबू अपने पायरेट गैंग के साथ उनका पीछा कर रहा है। दोस्तों आगे चले कैरेबू को तो पकड़ के भाई इसकी बैंड बजा के उन लोग कैप्चर कर लेते हैं, बट उसके बाद ये लोग एक सी करंट में फंस जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है जो कि कैरेबू और उसके साथियों की शिप को वहीं पे तोड़ के डुबा देता है। अब इसके पहले कि ये हमारी शिप डुबाए, लूफी, सांजी और जोरो मिलके उसको वहाँ पे हरा देते हैं और उस सी करंट में फंस के ये लोग नीचे की ओर निकल जाते हैं। फिर दोस्तों हमारे दोस्तों को एक विशाल फिश खाने ही वाली होती है, बट वाटरसुमी आके उनको वहाँ पे बचा लेता है। फिर उनकी नजर एक गोस्ट शिप पे जाती है जिसका कैप्टन वांडरडेकन द 9th होता है, जो कि वाटरसुमी को ऑर्डर देता है स्ट्रॉ हेड्स की शिप को डिस्ट्रॉय करने का। बट फिर वहाँ पे क्रैकन की वापस से एंट्री होती है, जो कि इस बार लूफी का दोस्त बन चुका है और उसने उसका नाम सूरो में रख दिया है। वो यहाँ पे वाटरसुमी की बैंड बजा देता है और हमारे साथी यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। बट आगे जाके उनको न्यू फिशमैन पायरेट्स के कुछ सदस्य रोक लेते हैं और वो लोग लूफी को पहचान जाते हैं, क्योंकि लूफी ने ईस्ट ब्लू में आर्लोंग को मारा था, बट क्योंकि उसने साबाओडी में हाची को एक सेलेस्टियल ड्रैगन से प्रोटेक्ट किया था तो इसलिए उनको वो दो ऑप्शन देते हैं। पहला कि वो चुपचाप उनका ग्रुप ज्वाइन कर लें और दूसरा अगर वो ये नहीं करते हैं तो उनकी शिप यहीं पे वो लोग डुबा देंगे। अब लूफी की आदत तुम लोगों को पता है भाई, लूफी यहाँ पे उनके दोनों ही ऑप्शन को डिक्लाइन कर देता है और फिर फ्रैंक की कूड़े बस का यूज करके सभी को यहाँ से दूर ले जाता है। फाइनली हमारे साथी फिशमैन आइलैंड के अंदर एंटर कर लेते हैं और इनकी शिप की बबल कोटिंग फट जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। पहला ग्रुप हमारा जिसमें चॉपर, ऊसप, लूफी और सांजी होते हैं वो केमी के घर में पहुंचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात पेपैक से भी होती है, जो कि एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर बन चुका है। और फिर ये लोग साथ में मरमेड्स को देखने के लिए जाते हैं, मगर वहां पहुंच के सांजी का उन मरमेड्स को देख के काफी बुरा हाल हो जाता है और उसकी नाक से काफी ज्यादा खून निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पे किंगडम का प्रिंस फुकाबोशी अपने दोनों भाइयों के साथ आ जाता है। दोस्तों सांजी को सही करने के लिए उसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी, बट फिशमैन पायरेट्स के कुछ सदस्य वापस से यहाँ आते हैं और सांजी को ब्लड डोनेट करने से लोगों को मना कर देते हैं, जिसके बाद लूफी उनसे फाइट करता है और उनको हराने के बाद रॉयल शिप में सवार होके केमी, चॉपर और सांजी को लेके वहां से निकल जाता है। दोस्तों फुकाबोशी मरमेड्स को बताता है कि लूफी काफी बड़ा पायरेट है और उसको जिनबे का एक मैसेज उसको देना है। दोस्तों फिशमैन आइलैंड के फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में एक काफी बड़े रेवोल्यूशन की तैयारी हो रही होती है और हमको इस आग का मेन विलन होडी जोन्स दिखाया जाता है, जो कि इंसानों से काफी ज्यादा नफरत करता है और अपनी इस नफरत को वो सारे फिशमैन में फैला के इस किंगडम में कब्जा करना चाहता है। दोस्तों होडी जोन्स का ये न्यू फिशमैन पायरेट ग्रुप आर्लोंग से इंस्पायर्ड है, जिसको लूफी ने ईस्ट ब्लू में हराया था। दोस्तों आर्लोंग भी इंसानों से काफी ज्यादा नफरत करता था और इस नफरत की वजह फिशर टाइगर है। तो जैसा कि मैंने तुमको अपनी अमेज़न लिली आर्क वाली वीडियो बताया था कि फिशर टाइगर दरअसल एक फिशमैन पायरेट था जिसको वर्ल्ड नोबल ने कैप्चर करके अपना स्लेव बना लिया था, बट वो उनसे बच के भाग निकला और फिर मैरी जो में पहुंच के हैंकॉक और उसकी बहनों के साथ साथ सारे प्रिजनर्स को छुड़ा के भाग गया। और जिन फिशमैन्स को उसने छुड़ाया उनके स्लेव मार्क को मॉडिफाई करके उसने उसको सन में कन्वर्ट किया और सन पायरेट्स की स्थापना की। और फिशर टाइगर के ग्रुप में हाची, आर्लोंग और जिनबे भी शामिल थे। तो भाई अपनी करंट स्टोरी से 12 साल पहले जब फिशर टाइगर एक सफर में था तो उसे कोला नाम की एक लड़की मिलती है जो कि अपने घर वापस जाना चाहती है, और क्योंकि वो भी पहले कभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स की स्लेव थी तो इसीलिए फिशर टाइगर उसके इंसान होने के बावजूद उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसको अपनी शिप में रख लेता है, जहां वो बेचारी डरी सहमी हमेशा सबको सॉरी बोलती रहती थी और सबको बोलती थी कि प्लीज उसको मारना मत, वो सबका हर काम कर देगी। वो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है भाई अपने स्लेव्स के दिनों से, बट धीरे धीरे करके सारे क्रू मेंबर से उसको काफी ज्यादा प्यार मिलता है और उसने उस डर को ओवरकम कर लिया था और अपने इमोशंस को बाहर आने दिया। दोस्तों फाइनली फिशर टाइगर जब कोआला को उसके घर छोड़ने आता है तो उसको थैंक यू बोलने की बजाय उस आइलैंड के सभी लोग इस खबर को मरीन्स को दे देते हैं, जिसके बाद मरीन्स फिशर टाइगर उसके क्रू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब बड़ी मुश्किल से वो लोग वहाँ से बच के निकल तो जाते हैं, बट इस बीच फिशर टाइगर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अपनी आखिरी समय में भी वो इंसानों का खून लेने से मना कर देता है। बट जाते जाते वो अपने सभी साथियों को ये बोल के जाता है कि
एक दिन वो सभी लोग मिलके फिशमैन और इंसानों के बीच की इस नफरत की दीवार को खत्म करें। और इतना बोल के उनका वहीं पे रेस्ट इन पीस हो जाता है। टाइगर के मरने के बाद सन पायरेट्स के दो हिस्से हो जाते हैं, जिसमें से एक हिस्सा आर्लोंग के साथ ईस्ट ब्लू में चला जाता है और उसी से इंस्पायर्ड होके होडी आगे चल के अपना ये न्यू फिशमैन पायरेट्स ग्रुप बनाता है। दोस्तों, किंगडम को तबाह करने के मिशन में होडी जोन्स को एक और साथी जिसका नाम वेंडर डेकन द नाइन्थ होता है वो मिल जाता है, जो कि सालों पहले शेरा होशी जो कि मरमेड प्रिंसेस है उसको जब छोटे में ही उसने देखा था तो उसकी सुंदरता को देख के वो उसके पीछे प्यार में पागल हो चुका है और उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए पिछले कई सालों से शेरा होशी को उसके कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो भाई डेकिन के पास माटो माटो नोमी डेविल फ्रूट की पावर है, जिसके मदद से वो अपने टारगेट को कहीं से भी हिट कर सकता है, चाहे वो अपना हथियार किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करे। दोस्तों, लूफी और उसके साथ ही केमी के साथ मैडम शेरली जो कि एक भविष्य बताने वाली महिला है फिशमैन आइलैंड की, उसके पास पहुंचते हैं। तो भाई मैडम शेरली काफी समय से भविष्यवाणी कर रही थी और उन्होंने ग्रेट पायरेट एरा के आने की भविष्यवाणी, व्हाइट बीयर्ड की मौत की भविष्यवाणी, ये सब पहले ही कर ली थी और ये सब कुछ सही हुआ है। दोस्तों, पेपे लूफी उसके साथियों को बताता है कि वेंडर डेकन हर हफ्ते शेरा होशी को एक लेटर भेजता है और इसी के लिए काफी सालों से फुकाबोशी और उसके भाई लोग वेंडर डेकन की खोज में लगे हैं ताकि उसको पकड़ के सबक सिखा सकें। रास्ते में लूफी की नजर एक कैंडी फैक्ट्री में जाती है जहां से वो कैंडी खाने की इच्छा जताता है, पर पेपैक उसको बताता है कि क्योंकि ये आइलैंड पहले व्हाइट बीयर्ड की टेरिटरी था और उसके मरने के बाद अब इस आइलैंड को बिग मॉम प्रोटेक्शन दे रही है, तो उस फैक्ट्री की सारी कैंडीज अब बिग मॉम को ही सप्लाई होती है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद मैडम शेरली को एक और भविष्य दिखता है जिसमें वो ये देखती हैं कि फिशमैन आइलैंड को आगे चल के लूफी डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसी के लिए जब लूफी और उसके साथी किंग नेपच्यून के साथ उसके किंगडम पहुंचते हैं तो वहां उनको कैप्चर कर लिया जाता है। बट लूफी वहां अपने साथियों को छोड़ के खाने की खुशबू सूंघते सूंघते शेरा होशी के कमरे में पहुंच जाता है। जब शेरा होशी लूफी को देखती है तो वो तो पहले डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि लूफी उसको मारने आ जाए, बट कुछ ही देर बाद जब वेंडर डेकन का हमला शेरा होशी पे होने वाला होता है तो लूफी उसको उससे बचाता है और ये लोग यहाँ पे पक्के दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, लेकिन किंगडम के हॉल में नामी, उसॉप, ब्रू और जोरो भाई किंग और उनके सैनिक को उल्टा बांध देते हैं। बट कुछ ही देर बाद वहां प्रिंस फुकाबोशी आता है और सारे स्ट्रॉ हेड्स को तुरंत इस आइलैंड से निकलने के लिए बोलता है और बताता है कि जिनबे ने उनके लिए एक मैसेज दिया है कि वो लोग किसी भी हालत में इस आइलैंड और हॉडी जोन्स के साथ किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। दोस्तों, दूसरी तरफ लूफी शेरा होशी को लेके जंगल की तरफ उसकी माँ की ग्रेव को विजिट करने के लिए निकल जाता है। जंगल में जब शेरा होशी अपनी माँ की ग्रेव को विजिट करने आती है तो लूफी और उसकी मुलाकात यहाँ जिनबे से होती है और जिनबे शेरा होशी को देख के वहाँ काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि वो कैसल से बाहर आई कैसे। और एक रीयूनियन के बाद जिनबे लूफी को शेरा होशी की माँ क्वीन ओटोहिमे की स्टोरी बताता है। दोस्तों, क्वीन ओटोहिमे का सिर्फ एक ही सपना था कि फिशमैन और इंसान एक साथ मिलके पीसफुली समुद्र के ऊपर वाली दुनिया में रह सकें। दोस्तों, क्वीन ओटोहिमे शुरू से ही अपने आइलैंड के सभी छोटे छोटे बच्चों को ऊपर की दुनिया के बारे में बताती रहती है और सभी को इंसानों के साथ मिल के रहने की ही सीख देती है। बट एक दिन एक सेलेस्टियल ड्रैगन की शिप फिशमैन आइलैंड में आके क्रैश हो जाती है। सेलेस्टियल ड्रैगन को देख के वहाँ खड़े सभी फिशमैन उसको मारने वाले होते हैं। ओटोहिमे अपनी जान दाव पे लगा के उस सेलेस्टियल ड्रैगन की जान बचाती है और फिर उसके साथ बाकी के बर्ड नोवेल्स के साथ मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो फिशमैन और इंसान साथ में रह सकते हैं ये बात उन सभी को बताती है। जब क्वीन ओटोहिमे वापस आती है तो पब्लिक उनका काफी जोर शोर से स्वागत करती है और वो अपने सपने को पूरा होते हुए देखती हैं। बट एक दिन हॉडी जोन्स जो कि उनका ही गार्ड होता है के ऊपर जानलेवा हमला करता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है और ये सब का इल्जाम वो एक इंसान के ऊपर लगा देता है और उसी दिन से ये सारा नफरत का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। वापस अपनी मेन स्टोरी पे आए तो होडी यहाँ पे अपने साथियों के साथ पहुंच के किंगडम पे हमला करने के लिए आता है, जहाँ पे उसकी और जोरो की फाइट होती है और जोरो भाई पानी में लड़ने के बावजूद उसको वहाँ पे हरा देता है। लेकिन उसके बाद होडी और उसके साथी स्टेरॉइड कैप्सूल को खा के अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं और किंग नेपच्यून को पकड़ के उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा फिशमैन की आर्मी मौजूद है होडी का इस वॉर में साथ देने के लिए।
आइलैंड को एक्सप्लोर करते करते रॉबिन को एक पोनीग्लिफ मिलता है जो कि एक साधारण पोनीग्लिफ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसको पढ़ने के बाद रॉबिन को पता चलता है कि ये एक अपॉलॉजी लेटर है जिसको लिखने वाला जॉय बॉय होता है, बट वो आखिर किसको अपोलोजाइज कर रहा है इस पोनीग्लिफ के जरिए वो उसको नहीं पता चलता। जिनबे लूफी को आइलैंड में हो रही सिविल वॉर से दूर रहने के लिए बोलता है, फिशमैन और इंसानों की नफरत की वजह से, बट लूफी उसकी बात मानने वाला कहाँ था। बट उसका इरादा बदलने के लिए जिनबे उससे फाइट करने लगता है, बट थोड़ी देर बाद रॉबिन आके उन दोनों को वहाँ पे रोक लेती है। दोस्तों लूफी और उसके साथी एक साथ मिलकर होडी को हराने के बाद रात में पार्टी करने का फैसला करते हैं और जब इनकी लड़ाई चालू होती है तो लूफी स्टार्टिंग में ही अपनी कॉन्करर्स हाकी का यूज करके फिशमैन की आधी आर्मी को वहीं पे निपटा देता है और बचे हुए सारे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को एक स्ट्रॉ हेड मेंबर अपनी नई सीखी हुई एबिलिटीज को यूज करके वहाँ पे हरा देते हैं। बट इस बीच एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वेंडर डेकन अपने डेविल फ्रूट का यूज करके शेरा होशी की तरफ नोआ जो कि एक काफी विशाल शिप है उसको टच करके भेज देता है। अब ये शिप इतनी बड़ी होती है कि इसके इम्पैक्ट से पूरा फिशमैन आइलैंड ही तबाह हो सकता है। पर यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों हो जाती है कि होडी लूफी को हराने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाता है कि वो जरूरत से ज्यादा बॉडी इनहेंसमेंट कैप्सूल को कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से बदल जाती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं वो उसको नहीं पता होता। और फिर लूफी और होडी मिलके उसी नोआ शिप के ऊपर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई लूफी क्योंकि डेविल फ्रूट यूजर है तो सी वाटर में फाइट करने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, बट फिर भी वो यहाँ होडी की बहुत तबीयत से धुलाई कर देता है और शिप को आइलैंड में क्रैश होने से पहले ही डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है। किंग नेपच्यून सबको बताते हैं दोस्तों, किंग नेपच्यून बताते हैं कि नोआ काफी इंपॉर्टेंट है और उसके एंसेस्टर काफी सालों से उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, बट फिशमैन आइलैंड को इस समय बचाने के लिए लूफी अभी भी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। बट इसकी कोशिश अब कोई मतलब की नहीं रही क्योंकि हमको पता चलता है कि शेरा होशी के पास एक सीक्रेट पावर है जिसकी मदद से वो सी किंग से बात कर सकती है और वो सी किंग्स को बुला के शिप को पकड़ के एक सेफ जगह ले जाती है और आइलैंड को बचा लेती है। हमको पता चलता है कि शेरा होशी वन ऑफ द 3 एंशिएंट वेपन्स में से एक पोसाइडन को इनहेरिट की हुई है जो कि रिक्यू फैमिली लाइन में पास डाउन होती रहती है। और दोस्तों उसकी और सी किंग के बीच की सारी कम्युनिकेशन को लूफी बड़े आराम से भाई सुन लेता है और सी किंग रिवील करते हैं कि गोल्ड रॉजर के बाद लूफी दूसरा व्यक्ति है जो कि सी किंग की आवाज को सुन सकता है। तो लड़ाई खत्म हो जाती है और लूफी इस लड़ाई में काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, बट कोई भी फिशमैन लूफी को अपना खून देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि भाई वही पुरानी फिशर टाइगर की सिचुएशन के कारण। बट जिनबे आगे आके लूफी को अपना खून देता है और जिनबे से खुश होके लूफी उसको अपना क्रू ज्वाइन करने के लिए बोलता है। इसके जवाब में जिनबे लूफी को बताता है कि वो उसका क्रू ज्वाइन तो कर लेगा, बट क्योंकि इस आइलैंड की प्रोटेक्शन के लिए उसने बिग मॉम से रिक्वेस्ट की थी तो उसको उसका क्रू ज्वाइन करने के पहले बिग मॉम से हिसाब क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली सभी लोग यहाँ किंगडम के अंदर जश्न मना रहे होते हैं। इसी बीच रॉबिन किंग नेपच्यून से पूछती है कि जॉय बॉय कौन है, जिसको सुन के किंग नेपच्यून के तो मानो भाई होश ही उड़ जाते हैं। रॉबिन उसको बताती है कि वो ओहारा की आखिरी सर्वाइवर है और वो पोनीग्लिफ को रीड कर सकती है और उसने फॉरेस्ट में एक पोनीग्लिफ पढ़ा जिसमें जॉय बॉय किसी से माफी मांग रहा है और वो काइपिया में मिले पोनीग्लिफ का भी मेंशन करती है जहाँ पे एक एंशिएंट वेपन पोसाइडन के बारे में मेंशन किया गया है जो कि फिशमैन आइलैंड में मौजूद है। तो किंग नेपच्यून रॉबिन को बताता है कि जॉय बॉय दरअसल आज से 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसने उस समय मरमेड प्रिंसेस से एक प्रॉमिस किया था जो कि वो पूरा नहीं कर पाया और उसी की अपॉलॉजी उसने उस पोनीग्लिफ में मेंशन की है। अब उस प्रॉमिस की पूरी डिटेल्स उसको नहीं पता, बट एक दिन एक व्यक्ति आएगा जो कि उस प्रॉमिस को पूरा करेगा और नोआ के पर्पस को भी फुलफिल करेगा। इसीलिए उसके एंसेस्टर्स काफी सालों से नोआ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वेंडर डेकन और होडी जोन्स के सारे साथियों को जेल में कैद कर लिया जाता है और बॉडी एनहेंसमेंट कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स की वजह से उनकी बॉडी काफी जल्दी
एज्ड हो जाती है। जीन में बताता है कि जब सभी लोग 2 साल तक ट्रेनिंग में बिजी थे, उसी बीच नए फ्लीट एडमिरल की पोजीशन के लिए आका इनो और कुजान अकुजी के बीच टोटल 10 दिन तक एक आइलैंड में फाइट चली, जिसमें फाइनली आका इनो कुजान को हरा के नया फ्लीट एडमिरल बन जाता है और कुजान मरीन्स को छोड़ देता है। और दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड की सारी टेरिटरी में कब्जा करके एक न्यू एम्परर ऑफ द सी बन चुका है। साथ ही साथ वो पूरे वर्ल्ड में सारे स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट यूजर्स को हंट कर रहा है ताकि वो उनकी डेविल फ्रूट पावर को चुरा सके। अब जब इनका खाना पीना खत्म होता है, भाई कैरेबू यहाँ पे पूरे किंगडम का ट्रेजर चुरा के निकलने के फिराक में होता है, बट लूफी, जोरो और सांजी उसको हरा देते हैं और किंग नेपच्यून उनको ये सारा ट्रेजर ले जाने की परमिशन दे देते हैं। दोस्तों कुछ ही देर बाद बिग मॉम पायरेट्स के 2 रिप्रेजेंटेटिव हमेशा की तरह कैंडी टैक्स कलेक्ट करने के लिए आते हैं, बट क्योंकि इस वॉर में कैंडी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो वो लोग उनको कैंडी देने से मना कर देते हैं, जिसको सुन के वो लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन बिग मॉम को दे देते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पे लूफी आता है और इस सब की जिम्मेदारी खुद लेके बिग मॉम को बताता है कि उसने यहाँ सारी कैंडी खा ली है, इसलिए अब उसको देने के लिए कोई भी कैंडी नहीं बची है। और ये भी बोलता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता और वो न्यू वर्ल्ड में आके उसको हरा के फिशमैन आइलैंड को अपनी टेरिटरी बनाएगा। और एंड में वो बिग मॉम को बताता है कि वो आगे चल के किंग ऑफ द पायरेट भी बनेगा, जिसको सुन के बिग मॉम तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बट अभी फिशमैन आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव को खाली हाथ जाने से अच्छा जो सारा खजाना लूफी ने कैरेबू को हरा के हासिल किया था वो उनको सौंप देता है। कुछ ही देर बाद एक रॉयल गार्ड आके किंग नेपच्यून को बताता है कि जो ट्रेजर लूफी और उसके साथी लेके जा रहे हैं उसमें टमाटे बॉक्स भी था और उसने टमाटे बॉक्स के ट्रेजर को एक्सप्लोसिव से एक्सचेंज कर लिया था ताकि दोबारा कोई भी उसको चुराए तो वो वहीं पे फट जाए। बट लूफी आके इनको बताता है कि उसने सारा ट्रेजर बिग मॉम पायरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया है, जिसको सुन के वो लोग वहीं पे बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलती से एम्परर ऑफ द सी बिग मॉम को एक्सप्लोसिव भेज दिए थे। बट नामी का कुछ अलग ही रिएक्शन था। वो यहाँ पे सांजी, जोरो और लूफी की बहुत ही गंदी बैंड बजाती है क्योंकि उन्होंने उससे बिना पूछे सारा ट्रेजर उन लोगों को दे दिया था। खैर अभी के लिए तो भाई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि हमारे साथी यहाँ पे फिशमैन आइलैंड में सभी को बाय बोल के निकल जाते हैं और लूफी शिराहोशी से प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो वापस आके उसको अपने साथ अपने एडवेंचर्स में लेके जाएगा। और आखिरकार हमारे साथी फाइनली न्यू वर्ल्ड की ओर निकल जाते हैं और हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो भाई फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कब लाऊंगा। और बात रही नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों न्यू वर्ल्ड में जाने वाले हैं और न्यू वर्ल्ड का पहला आर्क हम लोग कवर करेंगे, पंक हैजर्ड आर्क को। और वो वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो में टोटल 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि तुम लोग बहुत ही आसानी से कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।